एक ब्रॉड सेंस ये थे कि कांग्रेस हमेशा भारी रहेगी इन सब हाँ, पे। मतलब कांग्रेस को रिवाइवल का होप था, मोदी ने उस होप को खत्म कर दिया। कांग्रेस की जो आशा थी, सब मोदी उस जो कर रहे हैं आशा वो तो को कर रहे खत्म कर हैं, दिया। अपने घर में भी तो झांके। हम क्या कर रहे हैं, कांग्रेस ये भी तो सोचे। ये- अब राहुल गांधी को अगर ये नहीं समझ में आ रहा कि एक पगड़ीधारी को मैं गद्दार कह रहा हूं तो इसका क्या उपयोग करेगा ऑपोजिशन, सर, ये मतलब उनके विरोधी। सर, ये तो फिर किसकी प्रॉब्लम है? ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। अपनी विफलता का आकलन सब लोग नहीं कर पाते हैं। उनको तो लगता है कि मेरा वचन ही शासन है। उस परिवार से जहां की तीन प्रधानमंत्री हुए, तीन प्रधानमंत्री हुए और एक यूपीए की इतनी पावरफुल चेयरपर्सन हुई वहां कि जो de facto प्राइम मिनिस्टर, मतलब 10 साल में उन्होंने देखा। और मोदी जी ने आज कहा भी कि उनका भी रिमोट था और एक हमारा भी रिमोट है, 140 करोड़ रिमोट से चलते हैं। तो एक एक करके न सिर्फ कांग्रेस के नैरेटिव को ध्वस्त करना, बल्कि कांग्रेस पार्टी के रिवाइवल की जो भी उम्मीद होती है उसको चुन चुन कर पॉलिटिकली समाप्त करना, ये है पर्सनल एनिमिटी की वजह। ऐसा थोड़ी है। उम्मीद की किरण अगर जगती, अगर राहुल गांधी परफॉर्म कर पाते। अब इन्होंने आखिरी दांव प्रियंका गांधी का भी चल लिया परिवार ने, 2.5% रह गया यूपी में वोट। उन्होंने लड़की हूं, लड़ सकती हूं जैसा मजबूत नारा दिया, उनको उत्तर प्रदेश का महासचिव बनाया गया, उनके साथ और एक महासचिव बनाया गया। बावजूद इसके प्रियंका गांधी के भी नेतृत्व में तो 2.5% वोट पे सिमट गई कांग्रेस पार्टी, एक विधायक की पार्टी हो गई। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के सामने जब लंबी राजनीतिक टनल में प्रकाश की एक किरण नहीं दिखाई देगी तो स्वाभाविक है कि अंधेरा करने वाले पर आक्रमण होगा। इसके पीछे एक और कारण है, वो है मोदी के साथ साथ, और आप जोड़िए इसमें लालकृष्ण आडवाणी को, हिंदुत्व का बढ़ना, हिंदुत्व का प्रभाव बढ़ना। हम लोग मोदी की बात कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री हैं, गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब से। लालकृष्ण आडवाणी से इस परिवार के अच्छे संबंध कभी नहीं रहे राजीव गांधी के बाद। अच्छा, चाहे सोनिया गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो, टॉकिंग टर्म्स पर उस तरह से कभी नहीं रहे। इस सोनिया गांधी या यूपीए सरकार के दौरान ही ये हुआ कि शंकराचार्य की गिरफ्तारी दीपावली के दिन, जब त्रिकाल पूजा पर बैठे हुए थे, उनको पूजा भी पूरी नहीं करने दिया गया, गिरफ्तार किया गया। तो और ऐसी तमाम घटनाएं आपको मिलेंगी। तो उसका भी ये, और मोदी जो है हिंदू आइकन के रूप में उभरे। भला वो प्रणब मुखर्जी का जो उन्होंने लिख दिया, रुकवा दी। उन्होंने घुस के कैबिनेट मीटिंग में प्रणब मुखर्जी नहीं रुकवाई नहीं, उन्होंने ऐतराज जाहिर तो हो किया गई सर। थी। नहीं, गिरफ्तारी तो हो गई, गिरफ्तारी बाद में हुई और वो नहीं उसी समय गिरफ्तारी हुई, जेल भेजे गए, कई महीने जेल में रहे, प्रोटेस्ट किया था, प्रोटेस्ट किया था प्रणब मुखर्जी ने। उन्होंने कहा था कि क्या आप किसी मुस्लिम को ऐसे कर सकते हैं ईद के समय, मौलवी को ईद के समय ये गिरफ्तार उन्होंने कर अपनी सकते हैं। किताब में आप लिखा। कह रहे हैं नफरत की वजह ये भी है कि ये हिंदू इतना क्यों हो रहा है? बिल्कुल। और उनको क्यों गिरफ्तार किया गया था शंकराचार्य को? ठीक है, कि वो कन्वर्जन रोक रहे थे, वो बड़ा कारण था। अब ये जो अभी आप जो प्रियंका जी वाली बात कर रहे थे, प्रियंका जी जब सत्र होता है पार्लियामेंट का तो काफ़ी एक्टिव दिखाई देती हैं, यहीं ज़्यादा दिखाई देती हैं। वो पिछला सत्र तो पूरा उन्हीं के नाम था, इसमें भी वो काफ़ी एक्टिव है। हालांकि इस बार राहुल गांधी ने हेडलाइन बनाई, विवाद से बनाई, चाहे जैसी बनाई हेडलाइन राहुल गांधी ने बनाई। लेकिन जब अगर बात आप करें कि क्या वो मैच्योरिटी, पॉलिटिकल एक्यूट वो दिख रहा है उनके अंदर अक्यूमेन, तो मैं ये पूछता हूँ कि जिसने भी ये फैसला किया कि प्रधानमंत्री की कुर्सी का घेराव कर लो कल, सब लोग, किसी से तो कांग्रेस में राय मशवरा हुआ होगा ना भाई, मैं ये काम क्या सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की जानकारी में नहीं होगा कि ऐसा हमारे लोग करने जा रहे हैं? नहीं, वहीं के निर्देश आया होगा निश्चित तौर पे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो फिर ये बताता है आपकी क्या प्रूडेंस है। और प्रियंका गांधी तो आज उसको जस्टिफाई भी कर रही थी, ये बात कहते हुए कि अगर 3 महिला सांसद वहां चली ही गई तो प्रधानमंत्री इस बात से इतना क्यों डर गए, भाई क्यों चली गई चेयर के पास, जाहिर तौर पे आप कुछ पैसा कुछ कराना चाह रहे थे, आप कुछ इन्वाइट कराना चाहते रहे। दो चीज़ इस पर सौरभ ध्यान दें कि जैसे लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की जो स्ट्रेटजी रही, मतलब राहुल गांधी इस लेवल पे कि हमको बोलने नहीं दिया गया तो प्रधानमंत्री को बोलने नहीं देंगे, फिर राज्यसभा में ऐसा क्यों हो गया कि आप बोलने दे रहे हो, क्यों वॉकआउट कर रहे हो? उसके पीछे वजह सर अब यह है कांग्रेस खेमे में कि कांग्रेस ने लोकसभा में जो रणनीति अख्तियार की, राज्यसभा पूरी तरह से उसके साथ मुतमईन नहीं था। आपने देखा होगा कि लोकसभा में जब इतनी हंगामेदार तस्वीर रही तभी राज्यसभा की कार्रवाई आसानी से चलती रही थी, भी आराम से चला। और इस बात को लेके केसी वेणुगोपाल बहुत ज़्यादा असहज थे।
दूसरा, अपोजिशन कैंप में एक बात हुआ था कि आज के राज्यसभा के 0 आवर वगैरह में अपोजिशन का कोई मामला नहीं उठेगा। कांग्रेस के 2 नेता दिग्विजय सिंह, राजीव शुक्ला, उन दोनों ने मामला उठाया इस बात को लेकर। फिर अपोजिशन कैंप का ये कहना था कि जब ये आपस में अपनी पार्टी को एकजुट नहीं कर सकते तो हमें क्या करेंगे। और वहाँ पे अपोजिशन एकदम बिखरा हुआ नजर आया था। जब बताया गया कि प्रधानमंत्री की घेराबंदी करने की कोशिश की तो समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने सीधे बोला कि नहीं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर पीएम की चेयर तक। और एक बड़ी दिलचस्प चीज़ और भी है कि जिस रोनित बिट्टू जी के लिए गद्दार शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, तो जब कांग्रेस खेमे में ये बात हो रही थी तो उनको ये नैरेटिव दिया गया था कि आप लोगों को बताएं कि इस लिहाज से कहा गया कि जिस कांग्रेस पार्टी ने उनको इतना कुछ दिया, कांग्रेस पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया, इसके लिए उन्होंने गद्दार कहा था। तो जैसे ही पलटवार में उनसे पूछा जा रहा था कि उस हिसाब से, उस राहुल गांधी के पैमाने से जो तर्क आप लोग दे रहे हैं या राहुल गांधी दे रहे हैं, तो फिर तो रेवंत रेड्डी भी गद्दार हैं क्योंकि टीडीपी छोड़ के गए हैं। उसके अलावा सिद्धारमैया भी गद्दार हैं क्योंकि जेडीएस छोड़ के वो गए हैं। तो अगर उन दोनों नेताओं को भी पब्लिकली गद्दार कहा जाए तो क्या राहुल गांधी इस बात से सहमत होंगे? वहाँ कांग्रेस पार्टी के लिए चुप्पी थी। तो सीधे समझ में आ रहा है कि आपकी कोई स्ट्रेटजी नज़र नहीं आ रही है। और अगर चाइना वाले मसले को ही उनको अगर बोलना था तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ चीन के आधार पर आप सरकार की आलोचना करना चाहते थे। आपके पास और भी बहुत सारे सवाल थे, तो उन मुद्दों को पहले बोल लेते और बाद में इसको सवाल के तौर पे सामने रख देते। बोलते कि वही बात बोलते हो, हाँ, केवल उस किताब का जिक्र नहीं करते और सवाल के तौर पे भाई उस समय क्या हुआ था बताइए। बहुत अगस्त में जो है 2020 में क्या हुआ था, क्या ऐसा हुआ था, क्या ऐसा हुआ था, वो न कहते कि ये इस किताब में मैगजीन में छपा है। सामंजस्य देखिए बीजेपी के लोगों में भी नहीं है, ये आम राय, एक राय नहीं है। कैसे? आज सुबह ही जेपी नड्डा जी ने राज्यसभा में राहुल गांधी को अबोध बालक कहा और प्रधानमंत्री ने शातिर दिमाग कहा। अब या तो अबोध है या शातिर है, दोनों तो नहीं हो सकते। तो क्या है राहुल गांधी? सर मेरे ख्याल से तो अबोध ही ज्यादा। आप अबोध मानते हैं? नहीं, अब अबोध में शातिर भी आ जाता है, मतलब उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि तो शातिर नहीं हो सकता। मतलब ठीक है, साथ साथ नहीं हो सकते दोनों। अबोध एक संदर्भ में हो सकता है कि आप राजनीति या राजनीतिक रणनीति के बारे में अबोध है, आपको समझ में नहीं आता।